तो इस तरह से क्या होता है कि देश में जब इस तरह के विचार पैदा होने लग जाएं तो उसको हम बोलते हैं नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। तो उस समय के लोगों में ये भावनाएं पैदा होने लगी। अब सब लोग किसके विरोधी हो गए होंगे उस समय? तो आप कहेंगे भैया ब्रिटिश शासन के विरोधी हो गए होंगे। तो कर्जन के दिमाग में ये आया कि भाई अगर ये सब लोग एकजुट हो रहे हैं तो क्यों ना इनको तोड़ा जाए, इनको तोड़ा जाए। क्योंकि हिंदू और मुसलमान एक साथ एक मंच पर जो आ रहे हैं, इनको कैसे तोड़ा जाएगा? तो उसके दिमाग में दो चीजें थी उस टाइम पे कर्जन पे, कि एक तो मुसलमानों के हक को अलग से उठाने वाली एक संस्था होनी चाहिए। क्योंकि कांग्रेस को तो एक हिंदुवादी संगठन का उन्होंने दर्जा दे दिया अंग्रेजों ने कि भाई इसमें तो हिंदू ज्यादा है और इसमें क्या है, भविष्य में हिंदुओं के ही हित सुरक्षित होंगे, मुस्लिम हित की बात ये पार्टी नहीं करेगी। तो एक तो उनके लिए एक ऐसा मंच बना दिया जाए जो भविष्य में बना भी मुस्लिम लीग 1906। और दूसरा क्या था कि इन लोगों के बीच में सांप्रदायिक खाई पैदा की जाए, इनके बीच में गैप आए। दूसरे बिंदु पर हम आपसे बात करेंगे हिंदू और मुसलमान के बीच खाई का कारण क्या है। आप क्या समझते हैं? एक बिंदु जरा आप सोचने का देखिए, ठीक है? फिर हम वापस मुद्दे पर लौटेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आएंगी। दूसरी चीज क्या बोली हमने? अगर हम बोले हिंदू और मुस्लिम, मतलब अंतर कैसे आया हमारे देश में? तो एक तो कॉमन सी बात यह है कि भाई धर्म अलग अलग हैं, मान्यताएं अलग अलग हैं, पूजा प्रथाएं, आपका जो भी आपका क्रियाकलाप है वो सब अलग अलग हैं, संस्कृति अलग अलग है ना? उनके जो रीति रिवाज है वो अलग अलग है। एक तो ये डिफरेंस है। दूसरी चीज, ये तो सब जानती है धर्म है, ये कोई अंतर थोड़ी होगा, धर्म थोड़ी अंतर करेगा, बताओ। अच्छा एक बात बताओ, हमारे देश में जैन है या नहीं है? जैन है या नहीं है हमारे देश में? तो धर्म तो अंतर नहीं पैदा करता। तो जितने भी हमारे देश में हिंदू हैं तो क्या उनके मन में वही विचार हैं जैनों के लिए भी जो मुस्लिमों के लिए हैं? क्या बौद्धों के लिए भी वही विचार हैं? क्या हमारे देश में रह रहे ईसाई या सिखों के लिए भी वही विचार हैं उनके, या जो किसी धर्म को नहीं मानते उनके लिए भी वही विचार हैं क्या उनके? तो आप कहोगे, तो आप बड़ा थोड़ा ठंडे मस्तिष्क से सोचें, तो आप कहोगे नहीं, यानी कि धर्म तो कारण नहीं है। अगर धर्म इसका कारण होता तो इसका मतलब था कि फिर तो सभी धर्मों के लिए आपकी ऐसी मानसिकताएं होती। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो आप कहेंगे हाँ धर्म तो कारण नहीं है, तो सिर्फ धर्म तो नहीं कह सकते। तो अच्छा फिर रीजन क्या है? पहला रीजन, पहला रीजन उसको समझे। हमारे देश में मुस्लिम आक्रमणकारी आए, मुस्लिम आक्रमणकारी हमारे देश में आए, आक्रमणकारी, आप कहोगे हाँ आए हमारे देश में। मुस्लिम आक्रमणकारी जब आए उनमें से हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया मध्यकालीन इतिहास में कि कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने धर्म के आधार पर शासन नहीं किया, है ना? उन्होंने अपनी जनता को आधार मान करके उसका शासन किया। अच्छे राजा बहुत सारे हुए, मध्यकालीन इतिहास आपको पढ़ना होगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, हमने आपको सब कुछ समझाया। लेकिन कुछ राजा आपने देखे होंगे जिन्होंने कट्टरपंथ के आधार पर अपना शासन किया, जिसमें से औरंगजेब प्रमुख था। था या नहीं था? आप कहोगे हाँ औरंगजेब इसमें प्रमुख था। अब उस तरह की दलीलें मत देना कि औरंगजेब ने तो किसी मंदिर को चंदा दे दिया था, और औरंगजेब के समय तो आपका हिंदू बहुत सारे सेनापति भी थे। तो वो बात अलग है, वो अपने प्रयोग के लिए और जिस टेरिटरी को मिलाते थे तो वहाँ के लोगों को, वहाँ की सेनाओं को वो इस्तेमाल करते थे, हर कोई करता था। तो औरंगजेब के समय पर क्या हुआ कि जब बहुत सारे मंदिर तोड़े गए, या अन्य राजा समझ लीजिए जिन्होंने भी मंदिरों को तोड़ा, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हिंदुओं में इस्लाम के प्रति एक भय पैदा हुआ, भय कि भाई आक्रमणकारी तो हमारी आस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं और हमारी आस्था जो है उसके प्रति ये लोग क्या है, एकदम से एक कट्टर स्वभाव रखते हैं। तो पहला रीजन तो वो बना, ठीक है? पहला रीजन बनता है आपका मुस्लिम आक्रमणकारी, जो हिंदू मुस्लिम गैप का एक कारण बने, ठीक है? क्योंकि इन सब ने मुस्लिम मुस्लिम आक्रमणकारी थे, जैसे मैं कह दूं औरंगजेब है, तो औरंगजेब के शासन का आधार क्या रहा था? औरंगजेब के शासन का आधार रहा था धर्म। उसने प्रशासनिक आधार पर या जरूरत के आधार पर, या देश में उस समय लोगों को किस तरह की आवश्यकताओं की जरूरत है उसके आधार पर शासन नहीं किया, उसका शासन सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर था। दूसरी चीज क्या बोलेंगे मुस्लिम आक्रमणकारियों के बाद में? दूसरी चीज क्या बोल सकते हैं हम? हमारे देश में जितनी भी धर्म के नाम पर राजनीति हुई, हमारे देश में धर्म के नाम पर जो भी पॉलिटिक्स हुई, जिस किसी भी पार्टी ने की, किसी पार्टी ने इसमें कसर नहीं छोड़ी है। धर्म के नाम पर जो राजनीति हमारे देश में हुई है, जैसे मान के चलो अंग्रेजों ने भी की, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, इनको अलग अलग बांट दो। अंग्रेजों ने बहुत सारे धड़ विकसित किए ना हमारे देश में, एक तो हिंदू मुसलमान के बीच पैदा किया, एक आपका हमारे देश में ब्राह्मण और दलित के बीच में एक जो खाई है वो पैदा की, ठीक है? उन सबको भी हम समझेंगे धीरे धीरे। तो धर्म के नाम पर जो राजनीति है ये भी एक खाई का कारण बनी। तीसरी चीज क्या है? शिक्षा की कमी, शिक्षा की कमी, लैक ऑफ एजुकेशन। दोस्त याद रख लेना, जहां कहीं पर भी शिक्षा की कमी होगी वहां पर कट्टरपंथ आसानी से पनप जाएगा, आसानी से। और कट्टरपंथ जहां पनपेगा उसका कारण आप देखोगे, एक आपका, अगर बोले शिक्षा की कमी बोल दें या हम बोल दें कि गलत इतिहास की इंटरप्रेट कर दें हम, यानी कि गलत इतिहास पुट कर दें आपके सामने। जैसे कि आप देखते होगे आपका मीडिया है, मीडिया या सोशल मीडिया, इसका काम क्या है? बहुत जगह अफवाह फैलती है नहीं फैलाती? मीडिया या सोशल मीडिया, मीडिया या सोशल मीडिया बहुत जगह गलत अफवाह फैलाने के लिए काम करती है या नहीं करती? बताओ जरा। आप कहोगे ये तो सूचना के लिए इनका काम था कि भी सूचना दें, लेकिन अब तो तुम देखते होगे न्यूज़ चैनल की डिबेट्स होती हैं, है ना? कोई पार्टी किसी पक्ष में है, कोई पार्टी किसी पक्ष में है। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि सोशल मीडिया ये क्या हिंदू मुस्लिम या धर्मों के बीच में अंतर पैदा करने के लिए काम नहीं करता है? क्या उनको भड़काने का काम नहीं किया जाता, उनको इंस्टिगेट नहीं किया जाता है किसी एक पोस्ट के द्वारा, कि ऐसी पोस्ट कोई डाल दे जो किसी एक विशेष धर्म के समर्थन में हो और किसी दूसरे धर्म के खिलाफ हो? तो इंस्टिगेट किया जाता है। आप कहेंगे हाँ बहुत भड़काया जाता है। अच्छा सोशल मीडिया हो गया आपका। पांचवा बिंदु हम बोले कि एक विचार ये है, एक की संस्कृति दूसरे के लिए खतरा है, एक की संस्कृति दूसरे के लिए खतरा, दूसरे के लिए, दूसरे के लिए खतरा, एक की संस्कृति दूसरे के लिए खतरा है। ये विचार भी सबके मन में है कि किसी एक का कल्चर जो है वो दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा। जैसे मान के चलो जो लोग प्रार्थना करते होंगे मंदिर जाकर के, तो उनके विचार में तो वही लगता है ना कि जो हमको मिला है ना, तो वही सही है। अच्छा कोई व्यक्ति अगर जो मस्जिद जा रहा है तो उसको लेकर के क्या उसकी भावनाएं अच्छी होंगी? सभी लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना? तो आप क्या बोलेंगे नहीं ये एक अलग संस्कृति है, बहुत सारे लोग उसका सम्मान भी करते हैं।
और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको अपोज करते हुए भी आपको दिखाई देंगे, विरोध करते हुए भी दिखाई देंगे। तो आप कहेंगे ये तो हुए रीजंस, कारण, हिंदू मुस्लिम मुख्य कारण है, हिंदू मुस्लिम खाई के मुख्य कारण क्या है। तो आप कहोगे भैया फिर सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इसी में है, ढूंढ लीजिए सॉल्यूशन। अगर हम आपसे बात करेंगे सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन क्या होगा, जैसे सबसे प्रमुख देखिए शिक्षा की कमी, इसको दूर करना होगा, इसको दूर करना होगा, यानी कि एक सही इतिहास पुट करना होगा। हमारे देश में जो कोई भी गलत इतिहास पुट करता है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई, कार्रवाई से मतलब है आपका सरकार को देखना चाहिए कि भाई ये जो इन्होंने बयान दिया है, कहीं ये धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला तो नहीं है किसी को, क्या इससे किसी भी विशेष धर्म की धार्मिक भावनाएं आहत तो नहीं होती हैं। तो उसके लिए फिर एक्शंस होने चाहिए कि भाई आप किसी भी धर्म के किसी भी व्यक्ति के लिए जो आपका मान के चलो मान्यताएं हैं या किसी की श्रद्धा है उसमें, तो उसको गलत ना बोलें। आप उसको माने ना माने ये आपका विचार है, ठीक है, अपोजिट कर दो इसको एकदम से। तो मीडिया, सोशल मीडिया, इस पर जो भी चीज़ है आपका, आप ये नहीं कह सकती गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट रोक नहीं लगा सकती। अब जैसे सरकार ने जितना भी मान के चलो पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल थे तो अभी बैन कर दिए थे सारे, या नहीं, पाकिस्तान की न्यूज़ किसी हिंदुस्तानी को नहीं दिखनी चाहिए कि वहाँ के न्यूज़ चैनल क्या दिखा रहे हैं, हमारे न्यूज़ चैनल वाले कुछ भी दिखा दे बेशक से। तो अभी हुआ था ना, यानी कि गवर्नमेंट बैन कर सकती है, इतनी बात तो आप भी समझते हो कि सरकार चाहे तो फिल्टर कर सकती है, सरकार चाहे तो उसके लिए प्रोटोकॉल बना करके उस पर रोकथाम लगा सकती है। किसके हाथ में होगा, ये गवर्नमेंट के हाथ में होगा आपका, उसके लिए वो लॉ बना सकती है। फिर उसमें बहुत सारे लोग होते हैं फिर कि मूल अधिकारों का हनन होगा, नहीं। जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो देश की सुरक्षा के लिए हमेशा कोर्ट भी सही डिसीजन के पक्ष में होता है कि हाँ ये चीज़ देश के लिए जरूरी है, नेशन इज फर्स्ट, देश को सबसे पहले चुनना ही होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, क्या मुझे पांचवें फैक्ट को देखिए, क्या एक की संस्कृति दूसरे के लिए खतरा होती है, क्या आपकी जो मान्यताएं हैं ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मान के चलिए कि आप किसी को पूजते हैं, आपका पड़ोसी किसी और की पूजा करता हो, तो क्या वह आपके लिए खतरा है, या हम सबको एक दूसरे की जो धार्मिक भावनाएं हैं उनका सम्मान करना चाहिए। मतलब सही तरीका क्या है, टिपिकल होकर नहीं सोचना है, किसी एक पक्ष में होकर के नहीं सोचना है, एकदम से न्यूट्रल होकर सोचना है। हिंदू और मुसलमान होकर सोचोगे तो फिर कुछ मतलब सोच ही नहीं पाओगे। बताएंगे तो क्या एक दूसरे के लिए नुकसान पहुंचाते हैं, आप कहेंगे नहीं, वो उनकी अपनी मान्यता है, उनको बाई बर्थ मिला है, आपको भी बाई बर्थ मिला है, मुझे भी बाई बर्थ मिला है, हम सबको बाई बर्थ जन्म से मिला है, ठीक है, जन्म से। तो आप बोलेंगे भैया ये भी खतरा नहीं है, धर्म के नाम पर जो राजनीति होती है, इसको तो तुम भली बात ही समझते होगे पढ़े लिखे बच्चे, कि किसी चीज़ को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है अपने एक वोट को हासिल करने के लिए, ठीक है। सभी पार्टीज करती हैं, ऐसा नहीं कि कोई पार्टी आप विशेष को बोल देंगे नहीं यही पार्टी करती है दूसरी नहीं करती, हर एक पार्टी कहीं ना कहीं किसी ना किसी आपका पक्ष में अंदर उनके वो जीवित है वो विचारधारा। मुस्लिम आक्रमणकारी इसमें बयान इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि भैया हिंदू आक्रमणकारी पैदा हो जाए और इन सब चीज़ों को नष्ट कर दें। जैसा कि हमारे देश में एक कथन आता है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मैंने देखा है कि इस देश से मुसलमानों को भगा दो। क्या ये पॉसिबल है, मतलब या ये मैं बोलूँ कि तार्किक बात भी है, ये ऐसा हो सकता है, क्या ये पॉसिबल, संभव है क्या ये, या मान के चलो अमेरिका ये कहने लगे कल को यहाँ पर जितने भी हिंदू हैं उन सबको भगा दो यहाँ से, या दुनिया के जो देश हैं वो कुछ कहने लगे, मतलब ये तो फिर तो हिटलर वाली बात हुई ना कि यहूदियों को पकड़ो और उनको मारो, है ना, और फिर यहूदी कहीं एक जगह पे जाके इकट्ठा हो जाएं और फिर एक नया इजराइल बन जाए और फिर युद्ध निरंतर चलते रहें, तो वो एक सॉल्यूशन है क्या, तो आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो समझ पा रहे हैं आप, तो हिंदू मुस्लिम जो खाई पैदा हुई उसके पीछे एक कारण थे, और इसका सॉल्यूशन होगा सिर्फ और सिर्फ समावेशी सोच। सबसे बड़ा सॉल्यूशन जो मेरे पास है वो है समावेशी सोच, इंक्लूसिव थिंकिंग। इंक्लूसिव थिंकिंग, और इंक्लूसिव थिंकिंग का क्या मतलब होता है, इंक्लूसिव थिंकिंग, भाई हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, और हम धर्म के बजाय, भाई हम सबकी धार्मिक मान्यताएं उन सबको हम स्वीकार करें कि जो व्यक्ति जिस धर्म का है उसकी जो मान्यताएं हैं उनको हमको स्वीकार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, और इस धर्म की राजनीति के बजाय हमको विकास और समानता की राजनीति करनी चाहिए। यानी हमको देखना चाहिए कि जो लोग पिछड़े हैं वो अगड़े कैसे होंगे, उनका विकास किस तरह से होगा। हमारे देश में समानता की राजनीति, यानी कि महिलाओं, आप देखिए महिलाओं को कितना लंबा समय लगा है कि पति के बाद में खाना खाना है, पति से पहले खाना नहीं खा सकती, एक युग लगा है इसको तय करने में, एक पूरा युग, यहाँ वो साथ बैठ के खाना खा पा रही हैं, नहीं तो भूल जाओ। तो मतलब समानता ही नहीं थी, अभी भी नहीं है बहुत जगह। तो जिन मूल बिंदुओं पर बात होनी चाहिए, जिस समानता के लिए बात होनी चाहिए, जिसके लिए सरदार भगत सिंह जी कहते थे कि जो राष्ट्रवाद है ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आप एक राजनीति के लिए उसको जन्म दे रहे हैं, राष्ट्रवाद का मतलब सबसे प्रमुख बात वहां पर समानता की और शोषण से मुक्ति की है, कि आप उस देश में जो शोषण है उससे उसको मुक्त कर सकते हैं या नहीं, आप वहां पर समानता ला सकते हो या नहीं, आप सभी वर्गों को बराबर समझेंगे या नहीं, यही इंक्लूसिव थिंकिंग है। जैसे मान के चलिए आप एक टीचर हैं, आप एक अध्यापक हैं, आप खुद को इमेजिन करिए आप एक टीचर हैं, आपकी कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे, अब उन बच्चों में से क्या है कि सभी जाति के बच्चे भी हैं उसमें कक्षा में, सभी धर्म के बच्चे भी बैठे हुए हैं, शारीरिक रूप से कमजोर बच्चे भी, दिव्यांग बच्चे भी बैठे हुए हैं, शारीरिक रूप से पुष्ट बच्चे भी बैठे हुए हैं, और काले बच्चे भी बैठे हुए हैं, गोरे बच्चे भी बैठे हुए हैं, ठीक है। उसमें बच्चों में पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, सभी तरह के बच्चे हैं। तो आप किसका ध्यान दोगे, एक बताओ मुझे, क्या आप किसी एक विशेष जाति के बच्चे का ध्यान रखोगे, या आपको एक किसी विशेष धर्म के बच्चे का ध्यान रखना चाहिए, विशेष रंग का, विशेष लिंग का ध्यान आपको रखना चाहिए, क्या करेंगे आप, या अमीर बच्चा, गरीब बच्चा, तो आपको देखना पड़ेगा सभी को, क्या बोलेंगे, सभी को। जब हम सभी के बारे में समान रूप से विचार करें, यही होती है समावेशी सोच। हमारी शिक्षा भी ऐसी ही होनी चाहिए कि हमको वो प्रोवाइड कर पाए, उस इंक्लूसिव एजुकेशन की बात होनी चाहिए, समावेशी शिक्षा, समावेशी सोच की बात होनी चाहिए, जिसमें सभी को बराबर समझा जाए, सभी को बराबर। और अगर सभी बराबर नहीं है तो आपका प्रयास आपके जीवन में ये होना चाहिए कि ये सभी बराबर कैसे होंगे, जो नीचे है उसको ऊपर कैसे पहुंचाया जाएगा, अपलिफ्ट कैसे किया जाएगा, जो समाज में किसी भी वजह से नीचे है
या मान के चलो वो अपने लिंग की वजह से नीचे है, उसको वो दर्जा नहीं प्राप्त है समानता का, तो आप उसको अपलिफ्ट करें। जाति की वजह से नहीं है तो अपलिफ्ट करने का काम आपको होना चाहिए कि नहीं, इस मानसिकता से हमको दूर हटना होगा। बात समझे? तो क्या बोलेंगे, समावेशी सोच इसका एक सॉल्यूशन है। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में जब कर्जन आता है तो कर्जन क्या सोचता है, कर्जन ये नहीं सोचता है कि सॉल्यूशन क्या हो, कर्जन ने सोचा कि ये जो बीच की खाई है इसको दूर कैसे किया जाएगा। तो उसने आकर मुसलमानों से एक वादा किया हमारे देश में, उसने कहा कि मुसलमानों को बंगाल विभाजन के वे फायदे होंगे, बंगाल के पार्टीशन से उनको वो फायदा होगा जो फायदा उनको मुगल काल में भी नहीं हुआ था। यानी कि जब मुस्लिमों का शासन था तब भी मुसलमानों को जो फायदा नहीं हुआ वो बंगाल विभाजन से उनको हो जाएगा। अब जो जिस आदमी ने, जिसके अंदर शिक्षा की कमी है, उसे क्या लगेगा कि हाँ होगा, लगेगा या नहीं लगेगा? तो वो व्यक्ति वेलकम करेगा या नहीं करेगा बंगाल विभाजन का? यार जो फायदा हमें कभी नहीं मिला वो मिलने वाला है, जवाब दें आप सब लोग, तब आगे बढ़ेंगे। तो वो इसको समर्थन करेगा नहीं करेगा? ठीक है, एक अर्जन का स्टेटमेंट मैंने आपको बताया। ओके, अच्छा, इस समय पर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर और था बंगाल में, ब्लूमफील्ड फुलर। ब्लूमफील्ड फुलर का स्टेटमेंट था कि अंग्रेजी शासन की दो पत्नियां हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान, और उसमें से वह मुसलमान पत्नी के प्रति ज्यादा वफादार है। इस स्टेटमेंट से आप क्या समझेंगे? ब्रिटिश शासन की दो पत्नियां हैं, एक हिंदू एक मुसलमान, और मुसलमान के प्रति ज्यादा वफादार है। यानी कि वो तमाम तरह के प्रलोभन दे रहे थे उस मुस्लिम वर्ग को, क्योंकि हमारे देश में जो राष्ट्रवाद जन्म ले रहा था, उस राष्ट्रवाद को, उस जन्मते और पनमते जो राष्ट्रवाद है, उसको कैसे भी उसकी चैन ब्रेक करनी है, इनका ध्यान कहीं और बांटना है, कहीं और। क्योंकि यहाँ पे सामाजिक सुधार आंदोलन चल रहे थे, सामाजिक सुधार आंदोलनों में जो जातियां थी, या आपका अगर बात करें आपका जाति प्रथा के उन्मूलन की बातें चल रही थी, अंग्रेजों ने कहा नहीं, जाति प्रथा उन्मूलन की बात मत करो, बात ये करो कि ये किसने किया था और उसको अपना विरोधी मान लो, उन्मूलन नहीं करना है। इस गैप को खत्म करने की बात मत करो, बातें ये करो कि ये गैप किसने किया था। अब आप मुझे बताएं कि किसी चीज का कोई कारण है कि कोई गैप पैदा हुआ, या अगर मैं बात करूं इस देश में, जैसा कि मैंने पिछली कक्षाओं में भी आपको बताया है, जो जातियां खुद को ऊंचा समझती रही